एक सांसद है उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी रावण। हाँ, वो आजाद लिखते हैं। वो आजाद लिखते हैं। आप कमाल की बात हमारे यहाँ इस बार विधानसभा चुनाव में आप जिनका नाम सरनेम रावण ले रहे थे, उन्होंने इस बार हनुमान के साथ गठबंधन किया था यहाँ, तो आप हनुमान देखो बेनीवाल जी क्या के साथ। हनुमान जी, का और रावण का कभी समझौता हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लेकिन सब नाम चलिए है। वो नाम से है। लेकिन मैं एक जो बात कहना चाहता था, आप कहते हैं कि दुनिया में कि नगीना लोकसभा हम से लोग शायद वो। दलितों के जी, मतलब कर्णधार हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें अधिकार नहीं मिला वो अधिकार हम लेकर रहेंगे। आज तक लोगों ने पॉलिटिक्स करी और हमारी माँ को जो है कुएं में पानी नहीं भरने दिया, हमें पढ़ने नहीं दिया, हम लोगों को झाड़ बांध दिए गए पीछे। मेरा एक छोटा सा सवाल है बस, आज एक लड़की, दलित समाज की लड़की, यदि ये आरोप सिद्ध करती है कि इसी व्यक्ति ने मेरा शोषण किया, तो जांच नहीं होनी चाहिए? हाँ, पता नहीं लगना चाहिए? दलितों का शोषण दलित करता है। भारत की राजनीति किसान, मजदूर और अब या आपसे थोड़ा पहले भी जाति के बिना पूरी नहीं होती। जाति है कि जाति नहीं, जात न पूछो साधो की, और कई सारे बिंदु हैं। जैसा हमने प्रारंभ में देखा, आप इस चेहरे को अच्छी तरह से जानते हैं जो आज हमारे साथ हैं, ठाकुर पूर्ण सिंह, किसान नेता। सर, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में हम खास बात करेंगे कि किसान से जुड़े हुए मुद्दे या मुद्दों से जुड़ा हुआ किसान। भारत की संसद में बहस शुरू होती है गरीबी की रेखा से, और रेखा की गरीबी पे जाके ख़त्म होती है। बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे आप लगातार उत्तर प्रदेश में, और अब उस बहस को लेके आप विस्तार के लिए राजस्थान में आए हैं, ख़ास करके अरावली वाले इलाके में आप थे। हालांकि यहाँ किसानी थोड़ी अलग नज़र से देखी जाती है। तो मैं आपकी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जानना चाहूँगा कि क्या है और राजस्थान को लेके क्या सोचते हैं पूर्ण सिंह जी। है क्या कि सभी पहले तो किसान भाइयों को, देश के नागरिकों को राम राम जी। और मेरी लड़ाई भाव की नहीं है जी। लड़ाई एक किसान की हिस्सेदारी की। जी। अगर ईवीएम में 78% किसान वोट डालेगा जी। तो फिर 78% भागीदारी भी उसकी जी होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोहिया, राम मनोहर लोहिया। तो ये हिस्सेदारी है 78% किसान की संख्या की। जी। हम क्या मांग रहे 75 साल है? भाव। भाव मतलब रेट? हाँ, या वैल्यूज? मतलब हम कहते हैं कि साहब हमें दाम दो। अच्छा, हाँ, रेट्स, ओके। हम इसका रेट दो। हाँ। कि गन्ने का रेट कम है, गेहूं का रेट कम है, धान का रेट कम है, चने का रेट कम है, बाजरे का रेट कम है। क्यों भाई? मेरी फसल है, मुझे ऐसा लगेगा मंदी है तो कम पैदावार कर लूँगा, मुझे ऐसा है कि ज़्यादा जरूरत है तो ज़्यादा पैदावार कर लूँ, क्योंकि खेत तो मेरा है। मैं क्या मांग रहा था? रेट। मांगनी क्या चाहिए थी? हिस्सेदारी। जी। आरक्षण कब मिला? जब हिस्सेदारी की बात आई। जी। और उन लोगों ने हिस्सेदारी ले ली। जी। उन लोगों ने हिस्सेदारी ली जिन लोगों की संख्या भी नहीं थी। तो मेरा लड़ाई जो है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। यदि आप एक नेशनल हाईवे बनावें जी। और उस नेशनल हाईवे में किसान की जमीन जा, तो 4 गुना मुआवजा नहीं चाहिए? जी। नहीं चाहिए 4 गुना मुआवजा, सर्किल रेट का चाहिए। लेकिन जब तक रोड है, जब तक रोड पे टोल टैक्स है, जिस किसान की जमीन गई उसकी हिस्सेदारी जब तक उसमें तय हो, टोल मिल जाए, ओके। टोल में हिस्सेदारी, कंपनी में हिस्सेदारी हो। जिस जमीन पे आपने कंपनी बनाई, जमीन ले लिया आपने 4 गुना, क्यों ले लिया आपने? नहीं चाहिए 4 गुना, सर्किल रेट पे चाहिए। लेकिन हिस्सेदारी, गन्ना सरकार भाव तय करेगी, किसान के खेत के गन्ने का भाव तय करेगी सरकार 300-400 रुपये कुंटल। और मोल में गन्ना नहीं, मोल में बिकेगा पोरी, गन्ने का हिस्सा, वो बिकेगा 28,000 रुपये कुंटल। तो मोल में अगर गन्ना जाएगा तो हिस्सेदारी हमारी रहेगी। अगर गेहूँ बिकेगा रामदेव जी के यहाँ तो फिर हिस्सेदारी से बिकेगा। ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तय करो कि यदि एक कंपनी में मजदूर मजदूरी करता है, आपका आइटम बनाता है,
आपका जहाज बनाता है, आपकी सुई बनाता है। 60 रुपये मजदूरी में आप दुनिया के सबसे बड़े रईस, फिर आपकी एक लिस्ट जारी होगी कि दुनिया के 10 बड़े रईस लोगों में अडानी जी का नाम आया। अडानी जी रईस बनाए किसने? ये तय करना पड़ेगा कि जिसने बनाए उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। ये मेरी लड़ाई है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट पत्रिका के साथ भी काम करता हूं, तो कई देशों का सिस्टम समझने का मौका मिला। तो एक चीज़ ये भी है, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पेड़ों की जियो टैगिंग है कि आपके खेत में 100 पेड़ हैं तो उसका पैसा किसान को मिलता है कि आपके लगाए इन पेड़ों से हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है। एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है तो हेल्थ अच्छी हो रही है। भारत में ये चीज़ नहीं है। यहाँ एक चीज़ है बहुत बढ़िया, जहाँ आम का बहुत बड़ा किसान खेती करता है आम की, वहाँ कोई जूस प्लांट नहीं है। जी जहाँ अमरूद का बहुत बड़ा व्यापार है, वहाँ कोई मंडी नहीं है। जी और आज भी यदि आप गिनती करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पेड़ आज भी किसान के गाँव, किसान के खेत में मिलेंगे। जी लेकिन यदि उसमें से एक पेड़ सूख जा तो उसकी परमिशन देगा एसडीएम। जी लगाने की परमिशन नहीं है, उसे बेचने की परमिशन देगा एसडीएम। जी अगर किसान आपकी सबसे बड़ी इस पूरे के पूरे प्रदूषण को खत्म करने की कड़ी है और आप उसकी हिस्सेदारी को समझ ही नहीं रहे, जी आप वो जो फसल पैदा करता है, आप तो बार बार कह रहे कि भाई हरित प्रदेश, हरियाली, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, बिल्कुल, हरित अभी प्रदेश, चला रही है पश्चिम उत्तर राजस्थान की प्रदेश। सरकार। हमारी समझ में आज तक नहीं आया कि जो हरियाली पैदा करता है उसका उसे दाम नहीं, जी और जो सूखा पैदा करता है, जो हरी फसल को काटने के बाद वहाँ बिल्डिंग खड़ी करता है, जो फसलों को काट के उस पर सड़क बनाता है, उसकी हिस्सेदारी है। देखो, हमने कहा कि यदि एक पानी की बोतल बाजार में जाने के बाद इसलिए बिक्री क्योंकि वो बिसलरी है, तो फिर उस खेत में से निकालने वाले किसान में भी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए देश का किसान आज तक क्यों मतलब अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि यहाँ जहर बेचने वाला अपना रेट तय कर सकता है, लेकिन अमृत बेचने वाला अपना रेट तय नहीं नहीं कर सकता। जी तो ये लड़ाई जो है ये अधिकार की है। भाव की लड़ाई है। भाव मतलब भावना ही नहीं, रेट। हाँ, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। हाँ, भाव तो नेता दे रहे हैं हाँ, आपको। वो तो जी आपको तो पता है। एक सवाल ये था कि जातिगत जनगणना हो रही है देश में 1931 के बाद, करीब 100 साल बाद। कैसा मानते हैं इसको? हाँ, मुझे अच्छा लगता है यदि पहलगांव पे दुर्भाग्यपूर्ण हमला ना होता जी पहलगांव में, तो शायद मुझे अच्छा लगता कि वहाँ एक शब्द चलाया भारतीय जनता पार्टी ने और देश के बुद्धिजीवी लोगों ने कि देखो साहब, धर्म पूछ के गोली चलाई, जाति नहीं पूछी। धर्म पूछ लिया, अब नहीं पूछा ये जाट है, राजपूत है, गुज्जर है, ये सैनी है, ये रावल है, ये सिसोदिया है, नहीं पूछा। ये क्या पूछा आपसे? बताइए कौन सा धर्म है आपका? उन्होंने कहा हिंदू। तो जब मुझे बड़ा दुख हुआ कि पहलगांव पे हमले के बाद जब मोदी जी ने कहा कि अब जातिगत जनगणना होगी, तो मैंने उस पर विरोध दर्ज किया। मैंने जाति कहा हम पूछ लेंगे। हमने कहा कि यार, आतंकवादियों ने पूछा धर्म और आप गणना करवा रहे जाति की। आपको गणना करनी चाहिए तो धर्म की करनी चाहिए। पर आप चूंकि ठाकुर पूर्ण सिंह लिखते हैं, राजा महाराजाओं के शासन में भी तो होती रही है जातिगत जनगणना, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। मुझे जाति की गणना से दिक्कत नहीं है जी। मुझे उस भावना से दिक्कत है जो आप देना चाहते हैं। आप कह रहे कि साहब देखो पर इसमें, आप तो भाव मांग रहे हो, भावनाओं में कहाँ उलझ नहीं रहे नहीं, हो? वो भावनाएं है ही नहीं। मेरा सवाल ही नहीं। मेरा सवाल सिर्फ क्या है कि आप जो कह रहे, आप कह रहे कि भाई देखो बैंगन बहुत खराब चीज़ है, जी बैंगन नहीं खाना चाहिए, ये पेट में दर्द करता है, और फिर शाम को घर जाके कहो बैंगन बना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये दो चीज़ नहीं हो सकती। आप या तो ये मत कहो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, कल पता लगा कि कल सबसे ज़्यादा दलित है, तो फिर ये दलित स्थान थोड़ी होगा, पीड़ा स्थान थोड़ी होगा, फिर भी तो हिंदुस्तान होगा ना। तो हमारा निवेदन है कि वो ठीक है, सरकार की अपनी पॉलिसी है, सरकार की अपनी बात है, मेरा उससे कोई ऐतराज़ नहीं है,
लेकिन फिर आप अगर जातिगत जनगणना है तो फिर आप धर्म की बात ना करें। ना करें। तो किसान की जाति क्या है? बेसिकली एक मुद्दा चलता है राजस्थान में खास करके कि भाई किसान तो जाट है, आप ठाकुर हैं, राजा महाराजा रहे हैं आप लोग, तो कैसे आप किसान हो सकते? किसान की जाति सारी दुनिया में जितने भी जीव हैं सबकी जाति किसान है। जो जैसा बोएगा वो ऐसे ही काटेगा। कोई किसान जाति से अलग नहीं हो सकता। व्यापारी भी किसान है, जैसा कर्म करेगा ऐसा। मैं यूपी के ही किसान नेताओं की बात करूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, अब राकेश टिकैत, या उससे पहले चौधरी चरण सिंह, एक जाति वर्ग से आते हैं। कैसे आप अलग से अपने आप को देखते हैं? मैंने कहा कि किसान की वैसे तो कोई जाति नहीं है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जब किसानों के लिए एक मसीहा के रूप में जन्म लिया और उन्होंने बड़ा आंदोलन इस देश की सरकारों को हिलाने के लिए पूरे देश में आंदोलन चले, और पहली बार एक ठेठ किसान, एक ऐसा किसान जो सिर्फ गांव से निकल के और दिल्ली की सड़कों तक आया, और फिर दिल्ली के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने उस गांव में जाना शुरू करा जहां उस किसान ने जन्म लिया। जी। उसने कोई भेदभाव नहीं करा। उसने न ये कहा कि राजपूत कौन है, न ये कहा कि त्यागी कौन है, ब्राह्मण कौन है। उन्होंने एक परंपरा चलाई कि एक किसान एक हुक्का। जी। तो सब लोगों ने उसे भरा, उसे पिया, लेकिन क्योंकि राजनीति है तो बख्शेगी तो नहीं, जी। इसलिए राजनीति ने उन्हें भी नहीं बख्शा। और फिर एक राजनीतिक दल का निर्माण हुआ बीकेडी, और 14 विधायक उसकी जीत का आए, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट सारी चीज़ें चढ़ती चली गई, जिसका दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं। आप कैसे बचेंगे इससे? बचने या का इस ये और जाना चाहते हैं कि 14-15 मैं अपने भी राजनीति से नहीं बचना चाहता, जी। कोई 1% भी नहीं बचना चाहता। मेरी हिस्सेदारी किसान के साथ नहीं है, मेरी हिस्सेदारी ही राजनीति में है। मैं राजनीतिक हूँ ही नहीं, मैं तो सिर्फ राजनीतिक हूँ पक्का, क्योंकि या तो मैं वोट ना करूँ, और वोट करूँगा तो मैं राजनीतिक हूँ। और जब तक मेरी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होगी, जब सब 543 सांसदों में 272 किसान सांसद नहीं बैठेंगे, तो मैं जब तक हिस्सेदारी कैसे तय करूँगा? तो मेरी लड़ाई है राजनीतिक नहीं है, मेरी लड़ाई तो संपूर्ण राजनीति है, संपूर्ण राजनीति। तो आप अभी किसान थे, अब आप पॉलिटिक्स की नहीं, बात कर पॉलिटिक्स रहे है ही हैं। नहीं, जी। देश का हिस्सेदारी है। जो पहले राजा थे, राजा अकेले लड़ने के लिए थोड़ी जावा था, राजा के साथ लड़ने के लिए सेना, प्रजा, सब 36 कौम, और 36 कौम के लिए राजा लड़ा, क्योंकि लड़ाई धर्म की थी नहीं, जाति की नहीं थी। अगर जाति की लड़ाई होती तो अकबर के सामने महाराणा प्रताप जी का सेनापति हाकिम खान थोड़ी होता। पर ये यहाँ तो अभी यही चल रहा है कि भाई एक धर्म युद्ध था, हिंदू वर्सेस मुसलमान था, सब कुछ, चाहे महाराणा प्रताप का रहा। कई नेता कहते हैं जो सत्ताधारी पार्टियों में हैं। नेता कुछ भी कह सकता है, क्योंकि नेता को ज़्यादातर जो पता है वो सिर्फ राजनीति करने का पता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आप किसान हैं, फिर आप कह रहे हैं भाई गैर राजनीतिक भी नहीं है, आप डॉक्टर भी हैं जो आप ये कहते हैं कि मैं पक्का इलाज कर दूंगा रामजीलाल सुमन वाले मामले में। हाँ, वो बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं मास्टर भी हूँ, और मैं वैज्ञानिक भी हूँ। किस तरह के इलाज की बात करते हैं? और ये जो इलाज है, ये अक्षीण मानसिकता, जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, उनका इलाज करने का है। जैसे पुरुषोत्तम रूपाला बयान देंगे, तो वो मुझे बयान नहीं दिया जी। वो देश के महापुरुषों के लिए बयान दिया। आज कोई राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को अगर आप शब्द कहेगा तो मेरा खून खोलेगा, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं उनकी दी हुई आज़ादी में मेरा जीवन व्यतीत देश हुआ। में जवाब देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, लीगल। कोई नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा ये भी आपसे आग्रह है कि यदि कोई संस्था है तो वो संस्था पहले ये भी जान ले कि मात्र भगत सिंह फाउंडेशन बना के भगत सिंह के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। अगर उनके सपनों को साकार करना है तो पहले आपको अपनी घर की दीवार पे फांसी का फंदा बनाना पड़ेगा, और रोज उस फांसी के फंदे को चूमना पड़ेगा, तब आप लड़ाई लड़ सकते हैं भगत सिंह के स्वाभिमान की। आप ये नहीं कि आप अंदर बैठ के ये तय करें कि इस फाउंडेशन में मोदी जी या देश की सरकारें कब फंड देंगी। फंड से देश नहीं है, चंदे से सरकारें चल सकती हैं, चंदे से देश नहीं चल सकता। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने से भूख शांत नहीं होगी, 80 करोड़ लोगों को स्वाभिमान के साथ उनका अधिकार देने से भारत विकसित होगा।
तो देखो ऑन रिकॉर्ड तो अधिकार है सबको, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो आप, चाहे मूल अधिकारों की बात करो, उसके बाद लॉज भी है, किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं भी आती हैं। सेवा परमो धर्म, ये कहे नेता मंच पे कि मैं सेवक हूँ और मेरा धर्म है कि मैं सेवा करूँ आपकी, मैं देखिए आपका बच्चा हूँ, लेकिन जब आप मुझे जिता के भेज देंगे तो हॉस्पिटल में मेरा इलाज फ्री होगा, बस आपका नहीं करवा सकता, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि आप लोग संख्या में ज़्यादा हैं। वोट तो ज़्यादा चाहिए लेकिन आप संख्या में ज़्यादा हैं तो इतने लोगों का मैं इलाज कैसे करवा सकता हूँ। और देखिए आप रेल में यात्रा फ्री नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। तो वो जो धर्म है सेवा का वो फिर विपरीत है। जी। वो फिर कुत्ते की सेवा होगी, घोड़े की सेवा होगी, और वो फिर सेवा होगी तो अपने घर में अपने रिश्तेदारों की सेवा होगी, और फिर टेंडर डलेगा तो वो मेरे साड़े का ही निकलेगा, और वो नौकरी लगेगी तो मेरी साड़ी की लड़की ये तो की लगेगी। डेमोक्रेसी भारत में इसी तो तरह। ये कहना कि ये सबको अधिकार है, तो हम नहीं समझते कि आज भी 1238 सीटों पे हम लोग सिर्फ वोट डाल सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। हम आज भी रिजर्वेशन वाली सीटों पे सिर्फ वोट डाल सकते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। आज भी आरक्षित सीटों पे हम लोग नौकरी नहीं कर सकते। तो सबको अधिकार की बात तो करना बेमानी है, सबका अधिकार वो जो नहीं है। लोग पीछे रह गए उनको आप आगे कैसे लाएंगे? वो पीछे बहुत तो रहे अच्छी हैं बात लोग। है। जो आगे जाना चाहता है वो पहले उनसे पूछे जो 6 बार के सांसद हैं दलित, तो उन्हें 6 बार सांसद नहीं बनना चाहिए, उन्हें 1 बार सांसद बनना चाहिए, फिर दूसरी बार दूसरे दलित को सांसद बनना चाहिए, तीसरी बार तीसरे दलित को सांसद बनना चाहिए। जिसे 1 बार आरक्षण मिल गया वो डीएम बन गया, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं, ये तो सकता है। इधर भी है साहब, जो सामान्य में भी मौका कहाँ दे रहा है, पिछड़ापन तो वो इधर मेरा भी है। सवाल ही नहीं पिछड़े अगड़े से, मेरा सवाल तो उस व्यवस्था से है। अगर वो कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति भी यदि ईडब्ल्यूएस से आरक्षण लेके चला गया, छोड़ देना चाहिए। जी। क्यों पीट रहे हैं आप भाई? मैं अगर यहाँ राजस्थान में आके मुझे दाल बाटी मिले तो मुझे खुश होकर खा लेनी चाहिए। फिर क्या ये लीग पीटनी है कि भाई मैं तो वहाँ से चने की रोटी खाता था, फिर वहाँ मेरे यहाँ ये मिलता था? नहीं, अगर मेरी ये परंपरा है, मैं चाहता हूँ कि सबको लाभ मिले, तो आपको स्थान खाली करना पड़ेगा, तब स्थान मिलेगा। अगर आप जमे बैठे उसी स्थान पर तो फिर आप किसी का अधिकार मारने के लिए बैठे हैं, आप सीट नहीं छोड़ना चाहते। आपने जो बात कही कि मैं, मेरा बेटा, मेरा साला, एक किताब है आपके पीछे ही लगी किताबों में से एक है वैशाली की नगरवधु। उसमें आचार्य चतुर्सेन उल्लेख करते हैं कि वैशाली के वक्त में लोकतंत्र था और उस वक्त जो सबसे सुंदर कन्या होती थी उस जनपद में, उसे विवाह का अधिकार नहीं होता था, वो नगरवधु बनती थी। और वो लिच्छवी हुआ करते थे, जो जनप्रतिनिधि को लिच्छवी कहते थे, कि उसका नाच सिर्फ वही लोग देख सकते हैं। तो नहीं लगता आपको लोकतंत्र रेप्लिका है उसका? वो बिल्कुल। आज भी आप अगर ईमानदारी से, अगर पूरी ईमानदारी से, आप पूरी कर्तव्य निष्ठा से संविधान में बात रखते हुए यदि ईमानदारी से आप बोलने का प्रयास करेंगे तो इसे आप झुठला नहीं सकते। एक सांसद है उत्तर प्रदेश से, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी रावण, हाँ, वो आजाद लिखते हैं, वो आजाद लिखते हैं। आप कमाल की बात हमारे यहाँ इस बार विधानसभा चुनाव में आप जिनका नाम सरनेम रावण ले रहे थे, उन्होंने इस बार हनुमान के साथ गठबंधन किया था यहाँ। तो आप देखो क्या हनुमान का और रावण का कभी समझौता हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन चलिए वो नाम से है। लेकिन मैं एक जो बात कहना चाहता था, आप कहते हैं कि दुनिया में कि नगीना लोकसभा हम से लोग शायद दलितों के जी मतलब कर्णधार हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें अधिकार नहीं मिला वो अधिकार हम लेकर रहेंगे। आज तक लोगों ने पॉलिटिक्स करी और हमारी माँ को जो है कुएं में पानी नहीं भरने दिया, हमें पढ़ने नहीं दिया, हम लोगों को झाड़ बांध दिए गए पीछे। मेरा एक छोटा सा सवाल है बस, आज एक लड़की, दलित समाज की लड़की, यदि ये आरोप सिद्ध करती है कि इसी व्यक्ति ने मेरा शोषण किया, तो जांच नहीं होनी चाहिए? हाँ, पता नहीं लगना चाहिए? दलितों का शोषण दलित करता है, पिछड़ों का शोषण पिछड़े करते हैं, और सवर्णों का शोषण सवर्ण करता है। ये लड़ाई देश में गरीब और अमीर की है, जातिगत नहीं है। आज भी इसी राजस्थान के अंदर राजा के महल में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है साहब। तो फिर कैसे कहेंगे आप कि मैं भी मारा? एक चीज तो मैंने देखी सर यहाँ पे कि जैसे अगर मान लो राज परिवार से कोई मिनिस्टर है
तो पीए के अलावा एडीसी से भी परमिशन लेनी पड़ती है, एक नई पोस्ट है वहाँ पे पुराना संविधान तो जो ये समझने की जरूरत है कि अगर आप राजनीति में किसी को नेता बनाना चाहते हैं तो वो नेता बनने के बाद आपकी बात नहीं रख सकता, क्योंकि उसके अपने हित इतने हैं जिन्हें साधने के लिए वो राजनीति में गए थे। तो ये जो फिलहाल वर्तमान में लड़ाई है कि ये जाति ने ये कहा, कोई जाति नहीं लड़ रही आपस में। न राजपूत के साथ गुज्जर की लड़ाई है, न राजपूत के साथ जाट की लड़ाई है, न दलित के साथ लड़ाई है, न हिंदू की, न मुसलमान की लड़ाई है। लड़ाई है व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए। किसी को भी भेंट चढ़ाना पड़े तो भेंट चढ़ाया जाएगा, चाहे वो दलित का भेंट चढ़ावे, पिछड़ा पिछड़े को भेंट चढ़ावे, और सामान्य को भेंट जो चढ़ावे। इसके पास पावर है, हाँ, बस वो इस्तेमाल करता है। जिसके पास पावर भारी वही सबकी, हाँ, वही सब पे भारी। हाँ वही और वो सब पे है भी कि भाई जंगल में शेर जो है वो एक साथ हमला नहीं करता सारी भैंस पे। जी। वो पहले दहाड़ मारेगा, फिर डरावेगा, फिर उनमें से जो अलग हो जाएगी उसी पकड़ के अपना भोजन बना लेगा। तो यहाँ भी यही परंपरा है, पहले हम दहाड़ मारेंगे जाति की, फिर धर्म की, फिर मजहब की, फिर जो अलग हुआ उसे हमने पकड़ लिया, निवाला बना लिया अपना। तो वो निवाले बनाने की व्यवस्था देश में है। आपने चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत स्वर्गीय का उल्लेख किया कि उन्होंने एक पार्टी बनाई, और फिर क्या पूरण सिंह जी कोई पार्टी बनाएंगे? पार्टी तो देश में पहले ही इतनी है। उन्हीं पार्टियों में देखो, सत्ता बदलने से व्यवस्था नहीं बदल रही। मेरी लड़ाई व्यवस्था बदलने की है। मैं कह रहा जो सरकार है रहे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरी लड़ाई है कि इसी सत्ता में, इसी सरकार में मेरी भागीदारी सुनिश्चित हो, मेरा अधिकार सुनिश्चित हो। अगर मैं 78% हूँ आपके कागजों में, तो मेरा हिस्सा भी 78% तय हो। सरकार से मतलब, पार्टियों से मतलब नहीं। ये पार्टी बाहर की थोड़ी है। हम कोई भाजपा सरकार थोड़ी बनाते हैं, कांग्रेस सरकार तो मैं तो बनाता नहीं, मैं तो भारत सरकार बनाता हूँ। क्योंकि भाजपा तो है, भाजपा कोई, भारत का नाम भाजपा थोड़ी है, कांग्रेस थोड़ी है। इस देश का नाम तो भारत है, और गाड़ियों पे लिखा होगा भारत सरकार। हाँ, प्रधानमंत्री भी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री तो है नहीं। तो मेरा जो है वो भारत की सरकार से हिस्सेदारी की लड़ाई है। भाजपा कांग्रेस से लड़ाई, आज भाजपा है, कल नहीं रहेगी। कांग्रेस थी, आज नहीं है। बहुत सांसद थे, वो चले गए। जो बेचारे रथ चला रहे थे, आज वो खत चला रहे। तो हमारा रथ से खत पर आने के लिए बहुत लोग चले गए। तो बस मेरा तो ये है कि मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की। मैं अपने किसान, अपने मजदूर, अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि वो नलके के लिए वोट ना देवें, सड़क के लिए वोट ना देवें, वो टोल के लिए वोट ना देवें, वो हिस्सेदारी के लिए वोट दें। और इस बार जरूर पूछें कि मेरी हिस्सेदारी तय हो। जितनी मेरी संख्या, इतनी मेरी हिस्सेदारी। आप जैसा फरमा रहे हैं कि जाति वाले इशू पे अपन बात कर रहे थे, कि वहाँ क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो है उसको लेके क्या सोचते हैं कि, और गन्ना वाला आपका इशू कई नेताओं को, कई किसान आंदोलन करने वालों को नेता बना गया, गन्ना अकेला। देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है, और वो बागपत है, शामली है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है। ये सारा गन्ने का हब है। बड़ी संख्या में वहाँ गन्ना पैदा है। चाहे बुलंदशहर हो, 124 शुगर मिल हैं, और इस देश को मिठास देने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म वही है। लेकिन मैं वही बात शुरू हुई थी, और वहीं से शुरू होकर मेरी बात फिर वहीं ख़त्म होगी कि किसान के गन्ने का भाव है 400 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश में है 375 रुपये प्रति क्विंटल। उसी गन्ने से बनने वाली शराब का रेट है 1000 रुपये 750 मिलीलीटर। आप क्या बना रहे, क्या ले रहे, और फिर क्या परोस रहे। तो मेरी लड़ाई है कि जो उससे बनता है, चीनी बनती है, शराब बनती है, सीरा बनता है, खोई बनती है, जो भी बनता है उसकी हिस्सेदारी तय करो। भाव नहीं चाहिए, रेट नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। क्योंकि मोल में जाने के बाद एक पूरी की कीमत 2800 रुपये क्विंटल में जाएगी। जी। तो लड़ाई जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत, अगर मैं कहूँ तो गन्ने के नाम पे बहुत लोग नेता बने। हाँ। नेता नहीं बने, गन्ने के नाम पे सरकारें बनी। बिल्कुल। नेता तो एक हो सकता है कोई, गन्ने के नाम पे सरकारें बनी उत्तर प्रदेश में।
इसीलिए लिखा गया चौधरी चरण सिंह के बाद किसान मसीहा लिया गया मुलायम सिंह यादव जी को। जी, थे वो किसान और बजाज की बड़ी इंडस्ट्री लेकर आए गन्ने के हम में, बजाज को गन्ने में लेकर आए और फिर उसी बजाज को लपेट कर ललितपुर में पावर प्लांट लगवा दिया। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बुरी हालत यदि किसान को भाव न देने की है तो वो बजाज की है। आज बजाज इस स्थिति में है कि आज गन्ना देंगे और अगले साल आपको उसका पैसा मिलेगा। और बुरी तरह किसान तंग है, परेशान है। बजाज ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हाँ, और राजस्थान के ही हैं बजाज। हाँ तो किसान मसीहा थे मुलायम सिंह जी, क्या सोचते हैं आप? क्या कहें अब कि ऐसा सवाल कर लिया कि कहें जब ठीक नहीं, ना कहें जब ठीक नहीं। देखिए, भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा थे और पिता की आन बान शान के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प ले लिया और मात्र इसलिए कि सत्य व्यतीत है मेरे पिता का शादी हो और मैं जीवन भर कभी शादी नहीं करूँगा, ये संकल्प लिया। और एक स्त्री की शादी के लिए अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपने इतना बड़ा संकल्प लिया, लेकिन फिर आपकी सभा में जब द्रौपदी का चीर उतर रहा था तो आप मौन होकर बैठ गए, आप शांत होकर बैठ गए, तो फिर आप उस प्रतिज्ञा के लायक भी नहीं थे। तो किसान नेता कहना और फिर किसानों पर गोली चलवा देना, ये एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। तो वो चंद्रशेखर जी और राममनोहर लोहिया जी, इन सब के साथ उनकी राजनीति की शुरुआत हुई तो उनका आचरण और व्यवहार अच्छा था, लेकिन सत्ता में जब कुर्सी उन्हें मिली तो उन्होंने फिर पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी नहीं कर पाए और ना ही कुछ दे पाए। यदि इस मसले में मैं बात करूं तो कभी किसान नेता भी नहीं बनी और ना किसानों के नाम पर कभी वोट लिया। और ये सुश्री मायावती जी ने सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट है यदि किसानों को दिया तो वो बहन मायावती जी ने दिया, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं किसान मसीहा हूँ, लेकिन जिन्होंने किसान मसीहा कहा उन्होंने किसान के लिए कोई अच्छा नहीं करा। जी, मूर्तियां लगी थी खूब हाथी की मायावती जी की, हाँ, पता है? वो हाथी मेरा साथी तो जी, बिल्कुल। चला सब। और आप समझते हैं कि जब राजा बनने की परंपरा होगी तो फिर हाथियों का तो प्रवेश गेट पे होना निश्चित है। ये परंपराएं भी चली राजस्थान से और ये गई वहाँ तक। और लोकतंत्र में तो क्या है, राजा का 4 धर्मों में है ना कि राजा बनना, राजा बने रहना, किसी और को राजा नहीं बनने देना और कोई और बने तो उसे निपटा देना। ये 4 धर्म लोकतांत्रिक राजा के माने जाते रहे। दुख भरा अभियान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब वो क्या है कि जो हाथ से दिखा रहे वो अंदर है नहीं, तो फेर तो रहे जरूर लेकिन वो अंदर चल नहीं रहा। तो मुलायम सिंह जो है वो थोड़े कठोर रहे, मतलब किसानों के लिए। किसान के लिए कठोर नहीं रहे वो, मतलब किसान परिवारों के लिए कठोर रहे। किसान राजनीति के लिए सॉफ्ट थे, लेकिन किसानों पे पहली बार आंदोलन करते हुए किसानों पे गोलियां चली और बजाज का सारा पैसा ललितपुर में लगाया। और फिर मैं कह सकता हूं कि उनकी विरासत और उनकी रियासत अब जो है उनके बेटे अच्छी नहीं रही। अखिलेश जी जो हैं वो हमारे उसी कॉलेज से पढ़ के गए हैं राजस्थान के, जिसमें यहाँ हमारे राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे। क्या सोचते हैं उनकी पॉलिटिक्स को लेके? उनकी तो पॉलिटिक्स है ही नहीं, वो पढ़ा लिखे हैं बस, पढ़े लिखे नहीं है जी। तो वो पॉलिटिक्स नहीं है उनकी, वो तो दुकान है। अच्छा। जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लास्ट में उन्हें एक दुकान दी, बस उस दुकान में बैठ के सामान बेच रहे बस, इससे ज्यादा। और योगी आदित्यनाथ को लेके क्या सोचते हैं? योगी जी का क्या है कि वो एक संत हैं और उनका जो जीवन है वो हमेशा एक संत परंपरा में व्यतीत रहा। वो तो हम पता है, पॉलिटिक्स का पूछ रहा हूं, किसानों को लेके। किसानों को लेके तो कोई नहीं है, कुछ नहीं। मैं अगर किसान की बात करूं तो किसान के मामले में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, किसानों के मामले में कुछ नहीं है। योगी जी की सरकार में 14 शुगर मिल है बजाज की, मोदी शुगर मिल है, संभावली शुगर मिल है, 0 बटा लड्डू है, कुछ नहीं है। देखो, अगर मैं किसान की बात करूँ तो ना योगी जी किसानों को कुछ दे पाए और ना ही मोदी जी कुछ किसानों को दे पाए। अगर बात किसान की है तो किसान को 2000 रुपये नहीं चाहिए, किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए, किसान को हिस्सेदारी चाहिए, उसके बच्चों को रोजगार चाहिए, उसे स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहिए और वो तब होगा जब उसे उसकी फसलों की हिस्सेदारी मिलेगी। जी बिल्कुल। तो मैं राजस्थान पे लौटना चाहूँगा सर। राजस्थान में
किसान पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह का किसान है, एक जैसी ज़मीन नहीं है। पूरे भारत में मुझे लगता है एकमात्र स्टेट है जिसकी 6-7 तरह की डेमोग्राफीज़ हैं, अलग तरह की फसल है, अलग तरह के किसान हैं, अलग तरह की बोलियाँ, पहनावा। ऐसा पूरे भारत में कोई प्रदेश नहीं मिलेगा आपको कि जहाँ पहाड़ भी हैं और रेगिस्तान भी, जहाँ पंजाब भी है और गुजरात भी, ऐसा। अगर मैं ये बात करूं तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के किसानों को यदि अधिकार की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका किसी की हो सकती है तो वो राजस्थान है। जी राजस्थान ऐसी सीमाओं से लगा हुआ है और ऐसी इतिहास राजस्थान का है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो अगर ये बात मन में ठान ले कि मेरा क्षेत्र कौन सा है, बाजरे का है, कपास का है, या जवार का है, या गेहूं का है, या धान का है, अगर वो ये बात मन से निकाल ले और वो धान का, गेहूं का, कपास का, जीरी का सब किसान एक जगह इकट्ठा हो। और इकट्ठा करने का मेरा मकसद ये नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे बात कहना चाहता हूँ कि 543 सांसदों में भिन्न भिन्न दलों के नेता जो कल तक एक दूसरे को गाली देते थे वो सब मिलकर सरकार बनाते हैं दिल्ली की। बिल्कुल। तो किसान सारे मिलके भिन्न भिन्न जगह के, भिन्न भिन्न फसलों के, भिन्न भिन्न पहरावे के, भिन्न भिन्न भाषा के किसान भी यदि एक जगह होकर किसान सरकार का निर्माण करें तो फिर हम समझते हैं कि फिर हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। तो राजस्थान अलग भाषा, अलग पहनावा, अलग संदेश का प्रदेश है और इसीलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हरियाणा इन सब को जोड़ के दिल्ली की सरकार के हिस्सेदारी मांगने का मेरा मन है। तो कौन प्रधानमंत्री हो सकता है आपकी सरकार का? मतलब कैसे देखते हैं आप? ऐसा कोई मिला आपको जो, अगर आप मान लीजिए अगले 5 साल में आपकी सरकार बन गई तो क्या होगा मंत्रिमंडल का प्रारूप? अगर पिछले 5 साल में किसान सरकार आई, अगले 5 साल में यदि किसान सरकार आई जी तो उस गद्दी पे वो बैठेगा जिसकी धोती फटी हुई नहीं होगी जी तो आपकी धोती, जिसका कुर्ता गंदा नहीं होगा, जी जिसकी पगड़ी पे मैल नहीं होगा, जी जिसके पैरों में बुआई नहीं होगी, जिसके हाथ खुरदुरे नहीं होंगे, वो गद्दी पे बैठ के किसान की हालत को ऐसी करने का प्रयास करेगा। क्योंकि अब तो किसान के बारे में जो सोच है पॉलिटिक्स लोगों की, उद्योगपतियों की, तो मुझे भी कोई पत्रकार सवाल दिल्ली में करा, एक पत्रकार ने, साहब देखिए किसान का कुर्ता इतना सफेद थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल सही। मैं इसी पे आ रहा था कि आपकी हथेली में विवाह भी नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या चाहते हैं आप कि 2047 में देश विकसित हो और भारत के किसान की हाथ फिर भी फटे रहें? जी नहीं, उसके हाथ में भी एक कलम और एक तरफ ट्रैक्टर का स्टीयरिंग हो, जी आधुनिक खेती करने के लिए उसके पास संसाधन हो, और वो जब चले तो ऐसा लगे कि मैं मर्सिडीज गाड़ी बने मर्सिडीज ट्रैक्टर से खेती कर रहा हूँ। जी ये क्यों नहीं होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि प्लेटफार्म जो फुटपाथ पे लेट रहा वो भूख से मर जा, और आप ये चर्चा करें कि भारत की भूखमरी अब भूखमरी नहीं रही, 26 करोड़ लोग आज भी भूख के सोते हों और आप मंच पर खड़े होकर ये कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा। अरे भाई क्यों दे रहे आप अनाज? 80 करोड़ लोगों को रोजगार दो, भूखमरी समाप्त। नहीं, एक चीज़ है सर, सरकार बनाने में 2-3 चीज़ों का बड़ा रोल होता है। उसमें से एक है चंदा। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा तो किसान नहीं देते, कैसे बनेंगे? असल में क्या है कि देश में चंदों की सरकार नहीं है। पुराना समय में मैंने देखा कि ऐसे चादर लेके चलते थे किसानों की सभा में कि भी हमारा नेता खड़ा है, 10-10 रुपए देते थे, फिर चुनाव लड़ते थे। और अब तो ये है कि चुनाव आयोग डाटा रिलीज करता है कि इस कंपनी से इतने, इस कंपनी से इतने, इस कंपनी, पार्टियां जैसे बड़ी हो गई हैं। देश का किसान जिस दिन सरकार बनाओगा जी तो धंधे से नहीं बनाओगा, चंदे से ही बनाओगा। अच्छा कौन देगा चंदा? अगर मैं सरकारों की बात करूं तो वो मुझे 5 किलो अनाज भी अगर मैं एक परिवार के साथ बांध दूं कि मुझे चंदे के रूप में अनाज चाहिए बस, तो वो उसके पास है, उसके पास पैसा हो सकता है कि नहीं है, लेकिन उसके पास 5 किलो अनाज तो है, और वो 5 किलो अनाज मुझे देगा, और वो 5 किलो अनाज मैं एक जगह इकट्ठा करूँगा, और एक जगह इकट्ठा करके तब इस देश का किसान ये बताओगा कि इस अनाज को पैदा करने वाला इतना बड़ा ढेर लगा सकता है अनाज का, तो इतने सारे सांसद बना के सदन का भी ढेर लगा सकता है। जी तो जाना तो पड़ेगा,
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है, आसान नहीं है ये बहुत मुश्किल है। लेकिन रण नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। भागे होंगे। तो रण से भागने वालों की ये लड़ाई नहीं है, ये रण में रह के रण को जीतने की लड़ाई है। जी बिल्कुल। तो बड़ा आपका अनुभव है, और कास्ट वाला एंगल पे मुझे थोड़ा सा एक दो सवाल और थे कि किसान और उसकी जाति को लेके आप थोड़ा सा एलोबरेट करें, क्या सोचते हैं? यहाँ तो यही चलता है कि साहब किसान मतलब जाट, देखो जाट को जमीन से बहुत मतलब यहाँ तो ये है कि साहब अगर गुजर है तो वो पशुपालक है, जबकि खेती वो भी कर रहे हैं। जाट जो है वो जमीन से बहुत प्यार करता है जी। क्योंकि उसके पास बहुत कम जमीन थी, तो उसने ज़मीन से बहुत प्यार करा। दिल्ली के पास गए तो सारी उबड़ खाबड़ ज़मीन को इकसार करने में अपनी पीढ़ियाँ लगाई उन्होंने, और उन्हें ऐसा लगा कि भाई जो खेती है, जो ज़मीन है, वो स्वाभिमान का पैसा है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने पॉलिटिक्स भी करी, अगर राजनीति भी करी तो वो किसान नेता के रूप में करी, ना कि वो किसी आरक्षण के नाम पे या फिर झूठ बोलने के नाम पे। चौधरी चरण सिंह ने किसान नेता के रूप में मतलब राजनीति शुरू करी। तो ये कहना कि भाई जाट किसान है, ये उसकी मेहनत है, ये उसका अपना वजूद था। अगर देश में किसानों की लड़ाई लड़ी तो जाट समाज ने सबसे अग्रणी भूमिका में आकर लड़ी। और मैं जातियों में इसलिए नहीं बांटना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा आप जानते हो, नहीं, मैं इसलिए नहीं बांटना चाहता कि गुज्जर समाज यदि पशुपालक है तो वो किसानी का हिस्सा है, क्योंकि पशु बिना जमीन के बच नहीं सकता, पाल भी नहीं सकते। तो जो किसान ने जमीन में चारा उत्पन्न करा उसी का एक हिस्सा पशु है, और हम तो अपना धन मानते थे पशु को, आज भी धन मानते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो धन है वो पशुधन है। जी बिल्कुल। और तो जातियों में नहीं है, लेकिन ये है कि अगर अब तो सरकार डेटा देगी सर। अगर राजपूत बटालियन जी या जाट बटालियन बॉर्डर पे ड्यूटी लगेगी लड़ने के लिए, तो फिर ये तो कहा जाएगा कि भाई पहली पोस्ट जो है वो गई राजपूत बटालियन या जाट बटालियन। तो ये चर्चा तो फिर देश में है। तो जो फर्स्ट लड़ाई है किसानी के मामले में, जो फर्स्ट लड़ाई है वो जाट समाज की है, इसे नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। और ये हम लोगों ने चौधरी महेंद्र सिंह टीकेसी से मैंने सीखा उनसे कि ज़मीन से प्यार करना चाहिए, क्योंकि राजपूत ज़मीन से प्यार नहीं करता। जी करता है, वो तो राजपूत जमीन का पुत्र, वो राजपूत है। जी मैं तो चाहता हूँ कि वो राजपूत बने। जी। रजमाने धूल और पूत, वो यदि धूल, वो देखो क्या कहते हैं कि मैंने धूल चटाई, जी वो युद्ध में मैंने धूल चटाई। बस मेरा निवेदन एक बार धूल चाट भी ले और फिर ज़मीन से जुड़े। इस ज़मीन के अंदर बहुत चीज़ है, खान है ये, हीरे की, जवाहरात की, पैसे की, पॉलिटिक्स की भी, पॉलिटिक्स की। तो ये खान है, इस खान से किसान सारी चीज़ें निकाल लें और इस देश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ें। जी। ये किसान आंदोलन आपका जो था, जो कानून वापस हुए, उसके बाद काफ़ी बार आपके बयान आए हैं, हमने सुने भी हैं, पर अब क्या सिचुएशन देखते हैं? क्या ये कोशिश करेंगे वापस लाने की? अगर आते हैं तो क्या सोचते हैं आप? हमारा मेरी वो लड़ाई नहीं, वो किसान लड़े, 14 महीने सड़क पर किसान रहा और 750 किसान शहीद हुए, और देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं करी, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं समझाने में नाकाम रहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और कानून वापस चले गए। मेरी लड़ाई तो उस दिन भी नहीं थी कि MSP लागू हो, कानून बने, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि हम फसलों के दाम मांगते रहें, रेट मांगते रहें। मेरी लड़ाई तो हिस्सेदारी की है। मैं तो हिस्सेदारी चाहता हूँ किसान की। सरकार की GDP में किसान की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, ये लड़ाई है। तो वो उस आंदोलन को मेरा सलाम है, प्रणाम है जी, क्योंकि 750 मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता उस लड़ाई में शहीद हुए, उन सबको नमन है, प्रणाम है। लेकिन मेरी लड़ाई भाव की नहीं है कि मैं भाव मांगता रहूं, गिड़गिड़ा के नौकरी मांगता रहूं, नहीं, हिस्सेदारी। अच्छा, हिस्सेदारी वाले में आप कोई कानून चाहते हैं इससे, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहते हैं ताकि एक परमानेंट सॉल्यूशन इस दिशा में आए? सन 2005 में सरकार एक कानून लेकर आई जी कि अब सरकारी नौकरी में कोई पेंशन नहीं मिलेगी, नहीं होगी, NPS। लेकिन एक बार भी एक सांसद देश की गरिमा को तार तार करके कानून ले आए,
मुझे बहुत खुशी होती, बड़ी खुशी मिलती। और मैं इस आज ब्रॉडकास्ट में भी शायद उस बात को कहता, लेकिन उस सदन की गरिमा को तार तार करके एक बार भी ये कानून नहीं लाए उससे पहले कि आज के बाद इस देश का कोई भी एमपी, विधायक, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद भी पेंशन नहीं लेगा। तो हिस्सेदारी इनसे तो सुनिश्चित नहीं हो सकती। पहले हिस्सेदारी वहाँ से शुरू होगी जहाँ से हिस्सेदारी की बात चलती है, ईवीएम से हिस्सेदारी की बात चलेगी, और वो ईवीएम की हिस्सेदारी सदन में जाएगी, और सदन में मांगने नहीं जाएंगे, फिर ये हिस्सेदारी तय करेंगे। हमें नहीं पता वो कहाँ से आवेगी, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि 450 करोड़ रुपए में बनने वाला एक नेशनल हाईवे 16,000 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी आज भी टोल वसूल करता है, और उसमें किसान की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो उसमें क्या टोल फ्री हो या फ्री नहीं हो जी, हम तो चाहते हैं टोल लगे, लेकिन जिन किसानों की जमीन गई उनकी हिस्सेदारी तय हो। बिल्कुल। उसे हिस्सेदारी जब तक मिले जब तक सड़क पर टोल है। तुम्हारी जमीन गई 10 लाख रुपए की, तो तुम्हारी इसमें 10 पैसे की पत्ती है, 5 पैसे की पत्ती है। सरकार 16,000 करोड़ रुपए कमाओगी तो तुम्हारे घर में भी रोज पैसा जाएगा। ये कंपनियां कमा रही है ये सर। कंपनियां क्यों वही कमा रही है? कंपनियां पार्टियों को चंदा देती हैं। जमीन मेरी, वजूद मेरा, फसल मेरी, और कमाई अडानी और अंबानी, टाटा बिरला की। ये नहीं हो सकता। इसलिए लड़ाई है टोल और मोल के बीच की। मोल में माल बिकेगा तो हिस्सेदारी लेंगे, और टोल पे माल जाएगा तो हिस्सेदारी। तो ठाकुर पूर्ण सिंह जी ने आज खासा वक्त दिया अपने व्यस्ततम समय में से, और बहुत सारी चीज़ें नई जानी हमने। और भी कभी जयपुर आएंगे तो हम रूबरू होंगे। हमें समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।